हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। अभी है ये सेट नंबर 45। हमने सीरीज स्टार्ट की थी 4500 क्वेश्चन की, 45 सेट्स की। हर सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन और इसमें ये लास्ट सेट पे हम पहुंच गए हैं। ये टारगेट था हमारा, ये टारगेट कंप्लीट होने वाला है। ये लास्ट सेट है और ये है इसका पार्ट नंबर 1। फर्स्ट पार्ट में पूछे जाते हैं जीके के 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन रहते हैं जीके के फर्स्ट पार्ट में। उसके अलावा 25 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के सेकंड पार्ट में। फिर 76 टू 90 तक रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। 15 क्वेश्चन पार्ट थर्ड में कवर करते हैं इसको। और 10 क्वेश्चन लास्ट पार्ट में रहते हैं पार्ट नंबर 4 में कंप्यूटर के। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1, जीके एंड करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये फसलों के नाम है, चावल के नाम है। ठीक है, चावल के नाम दिए गए हैं। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इन राज्यों में एक वर्ष में जो चावल की जो खेती होती है उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ओस, अमन और बोरो नाम से पुकारा जाता है चावल को। और ध्यान रखेंगे, जो अमन है दोस्तों, अमन बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त में बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। ओस, इसको प्री मानसून में बोया जाता है, प्री मानसून में बोया जाता है बारिश के मौसम में। और शीत ऋतु में इसको काट लिया जाता है। और बोरो को दोस्तों सर्दियों में बोया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सर्दियों में बोया जाता है और इसको गर्मियों में काट लिया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। ये है सारे के सारे चावल के नाम पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन का चयन कीजिए। कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला कहता है गंगा के मैदानी इलाकों की जलवायु वर्ष भर स्थिर रहती है। दोस्तों कहता है कांस्टेंट रहती है जलवायु, अपने आप में गलत है, कांस्टेंट नहीं रहती। दक्षिणी प्रायद्वीप अक्षेत्र में ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच तापमान का अंतर काफी कम होता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, यह कह सकते हैं इसको, तटीय क्षेत्रों में तापमान में अधिक जो है डिफरेंस नहीं होता। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बीच तापमान का अंतर काफी कम होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश की उत्पत्ति केरल में हुई है माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कथकली नृत्य की उत्पत्ति दोस्तों हुई है केरल में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे और भी बता देता हूँ। कुचिपुड़ी कांगा नृत्य आंध्र प्रदेश का, शास्त्रीय नृत्य आसाम का है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस खेल में फाइल्स और रैंक्स का उपयोग किया जाता है? फाइल्स एंड रैंक्स का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इनका यूज किया जाता है शतरंज में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की किस्म, कौन सी मिट्टी की किस्म मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल मानी जाती है? तो ये है दोस्तों मिट्टी की किस्म है। राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन 4, महीन कणों वाली मृदा और जलोढ़ मृदा। महीन कणों वाली मृदा और जलोढ़ मृदा की जो किस्म है मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1905 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये करवाया था लॉर्ड कर्जन ने। ये भी ध्यान रखना है, 1905 में ही लॉर्ड कर्जन ही थे जब हुआ था बंगाल का विभाजन। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, रोडोफाइसी कुल के किस जीनस में शाखाओं की एक खड़ी श्रृंखला होती है और एक कोशिकीय मूलाभासों के माध्यम से अधसतर से जुड़ा एक तंतुल श्यान खंड होता है? इंग्लिश में पढ़ता हूँ। विच जीनस ऑफ द रोडोफाइकी फैमिली पोसेसिस एन इरेक्ट सीरीज ऑफ ब्रांचेज एंड filamentous prostrate section attached to the substratum substratum by means of unicellular rhizoids? इसका राइट आंसर होगा, इसका नाम है पोलीसाइफोनिया। ध्यान रखेंगे, पोलीसाइफोनिया, समुद्री लाल शैवाल
जो रेड एल्गी है समुद्र में, उसकी एक सामान्य प्रजाति का नाम है, जो फाइकोकोबिलिन फाइकोबिलिन के कारण लाल रंग की होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और क्लोरोफिल के हरे रंग को छिपा देती है। और ध्यान रखेंगे, आमतौर पर पौधों पर एक एपीफाइट के रूप में इंटरटाइडल और सबलिटोरल क्षेत्रों में खारे पानी में चट्टानों पर लिथोफाइट के रूप में इसको इसको पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज ये है दोस्तों रोडोफाइसी कुल के जो प्रजाति है, जीन है, इसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया है। जीनस में शाखाओं की एक क्या है, बड़ी श्रृंखला होती है, जो कह सकते हैं एक कोशिकीय मूल बाशों के माध्यम से अधसतर से जुड़ा एक तंतुल श्यान खंड होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्तूप सदल का कर्नाटक राज्य में उत्खनन किया गया है? इस स्तूप सतल का नाम है, या इस स्तूप का नाम है सनाती। सनाती कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में दोस्तों भीमा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये है अशोक का अशोक मौर्य का शिलालेख है, जिसको लिखा गया है ब्राइल लिपि में और प्राकृतिक भाषा में इसको लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पदार्थ कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B1 12 से भरपूर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन थर्ड, सोया दूध। सोया दूध में क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी और B1 12। विटामिन B1 12 की वजह से दोस्तों हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में थकान होना, आपकी जो शरीर की नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो इस तरह से विटामिन B1 12 आपकी बॉडी के लिए काफी हेल्दी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण देता है? तो यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, ये है ऑप्शन फर्स्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसे दोस्तों बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट पेश किया जाता है हर साल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, इसी को बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 112 रिलेटेड है बजट से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ओडिसी नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य से यहाँ पे संबंध है, ऑप्शन सेकंड, सुरूपा सेन का। सुरूपा सेन दोस्तों एक ओडिसी नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है, ध्यान रखना आपको। और 2018 में इनको दिया गया था 2018 में इनको दिया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में एक उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? ए पैसेज टू इंडिया, इसको लिखा है, राइट आंसर होगा, लेखक का नाम है राइटर का, ऑप्शन थर्ड, E.M. फोस्टर ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित तत्व समूह पर विचार करें, दिए गए समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अभिनिर्धारण सही है? कंसिडर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन रिगार्डिंग द गिवन ग्रुप इज करेक्ट। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, देखो इसे बोलते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कार्बन 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 12 है, और ये कार्बन क्या बॉटम में फिर 6 लिखा हुआ है पैरों में, ये 14 है। इसे बोला जाता है, ये है मास नंबर। क्या है दोस्तों, ये मास नंबर है, आपको ध्यान रखना है, ये होता है मास नंबर। ये इसको बोल दो आप एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक होता है आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है, टोप आवाज आएगी टोप पे प्रोटीन की, जहां पे नंबर ऑफ प्रोटीन क्या होंगे, इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कह सकते हैं, इक्वल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ न्यू इज इक्वल टू कह सकते हैं आइसोटोप इज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसो बार में आइसो बार में सेम होता है
सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, यहाँ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पे क्या होगा, सेम क्या होगा, बार बार मतलब भार, मतलब क्या होगा दोस्तों, मास मास सेम नंबर, मास नंबर सेम होगा, सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये बनाएगा आइसोटोप। ये क्या बनाएगा दोस्तों, आइसोटोप बनाएगा। आइसोटोप, इसको आई लिख देता हूँ आगे। अब यहाँ पे बी में देखोगे सेम एटॉमिक नंबर है या किसने नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट है, तो ये भी किस में आएगा, आइसोटोप में आएगा। अब यहाँ पे मास नंबर सेम है, डिफरेंट कह सकते हैं एटॉमिक नंबर है, तो ये आइसोबार होगा, आइसोबार ग्रुप में आएगा। इसको बी लिख देता हूँ बार को। और यहाँ पे डिफरेंट है दोस्तों, ये भी क्या है, डिफरेंट है यहाँ पे एटॉमिक नंबर लेकिन सेम है मास नंबर, तो ये भी क्या आएगा, आइसोबार में, इसको बी लिख देता हूँ। तो ए और बी बनाते हैं आइसोटोप और सी और डी बनाते हैं आइसोबार। ए और बी आइसोटोप, सी और डी आइसोबार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य ओवरऑल ग्रोथ टारगेट क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना की दोस्तों टाइम पीरियड था 1951 से 56, और इसमें जो टारगेट समग्र वृद्धि लक्ष्य ओवरऑल ग्रोथ रेट टारगेट था, ये आपको ध्यान रखना है, ये था 2.1%। कितना था, 2.1% था, ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य वृद्धि दर थी 2.1%, और जो प्राप्त हुई थी, प्राप्त वृद्धि दर थी 3.6%। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार उपाधि प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। इसके अनुसार कोई भी उपाधि जो सैन्य या शैक्षणिक ना हो, राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन सी प्रदान की जा सकती है, सैन्य और शैक्षणिक, मतलब जो लोग हैं जिन्होंने अचीवमेंट हासिल की है मिलिट्री में, एकेडमिक में, तो उनको ही उपाधि दी जा सकती है, वरना नहीं किसी को भी। हर बंदे को अधिकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिसेन ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा। उन उसका संरक्षक कौन था, तो ये थे दरबारी कवि समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने लिखा था इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन ने। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवाएं किस प्रकार की सिविल सेवा के अंतर्गत आती है। ये आती हैं ऑप्शन फर्स्ट केंद्रीय सेवाओं के अंदर, सेंट्रल सेंट्रल सर्विसेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक विजेता नहीं है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन स्वर्ण पदक विजेता नहीं है, ये आपको बताना है। नवीन कुमार को मिला था, याद रखना है, रवि दैया को, विनेश फोगाट को, लेकिन पूजा गहलोत का कोई भी स्वर्ण पदक नहीं मिला था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, भारतनाट्यम में प्रयुक्त आंगिक अभिनय का क्या नाम है। भारतनाट्यम में प्रयुक्त आंगिक अभिनय का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये है, इसे बोला जाता है मुद्रा। क्या बोला जाता है, मुद्रा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, 1922 में चौरी चौरा के एक पुलिस थाने में भीड़ द्वारा आग लगा देने के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था।
चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये आता है ऑप्शन सेकंड, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये आता है, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश वर्ष डैश कहता है वर्ष डैश में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था। तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, हर घर तिरंगा अभियान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था जब आजादी के 75 साल पूरे हो गए थे, तब इसको शुरू किया गया था दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, स्वतंत्रता दिवस पर कह सकते हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की सीमाएं कमियां थी? कौन सी दोस्तों हरित क्रांति कहता है कमियां थी, ये आपको बताना है। कुछ ही फसलों तक सीमित होना दोस्तों, ये अपने आप में एक कमी थी। गेहूं और चावल का मोस्टली ज्यादा उत्पादन हुआ था, ना कि सभी फसलों का हुआ था। असमान फैलाव था, ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा, ये दोनों की दो कमियों में आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। पूछेगा हरित क्रांति के जो जनक हैं किसे कहा जाता है? एस स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। इसके अलावा पूछेगा कौन से किस्म की हाई उपज वाले कौन से किस्म के बीज थे जिनका हरित क्रांति के दौरान दोस्तों यूज किया गया था? तो इनका नाम है HYV, हाई किस्म वाले बीज थे ये, जिसकी वजह से गेहूं और चावल के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट टू डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन, इसका राइट आंसर होगा ये है विधान परिषद। मतलब जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ठीक है, डिकम्पोज नहीं होगा, जिसका क्या नहीं होगा दोस्तों, कह सकते हैं जिसको मतलब कि जो स्थायी परमानेंट सदन होगा, ठीक है, वो है विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बोनेटेड बेवरेजेस कंटेन, कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में डैश होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये होता है ऑप्शन 4 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा लिखी है? मैथ्यू हेडन की है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्टैंडिंग माई ग्राउंड। स्टैंडिंग माई ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष डैश में बॉम्बे में हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28, स्वर्ण सिंह समिति ने कुल डैश मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? स्टार्टिंग में सिंह समिति ने दिया था 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव। ठीक है, ये 8 सूत्रीय फॉर्मूले के ऊपर आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा फिर मतलब कि शामिल किया गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, WCA क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप, WACA, WACA मतलब कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन, ये है पर्थ में, और पर्थ आता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बहुत बड़ा मैदान है ये। ऑप्शन 4 पर्थ। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? दोस्तों वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में, ध्यान रखेंगे आर्टिकल 280 में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31। नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों से जोड़ने की एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। पायलट परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप आरबीआई नाबार्ड द्वारा 3 मौलिक नवाचारों की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने की एक पायलट परियोजना की शुरुआत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है 1992 में। अब हुई थी 1992 में। कौन सा इनमें से कहता है इन 3 मौलिक नवाचारों की शुरुआत हुई थी और इनमें से कौन सा नहीं था, ये आपको बताना है। संपार्श्विक मुक्त ऋण की शुरुआत अपने आप में इसका एक कह सकते हैं एक नवाचार है, इसमें शामिल है। उद्देश्य गतिविधि परियोजना के विवरण के बिना समूह को उधार देने की अनुमति, ये भी शामिल है। बैंकों के ग्राहकों के रूप में अनौपचारिक समूह की स्वीकृति बचत और ऋण लिंकेज दोनों के लिए, ये भी है। डिफॉल्ट की स्थिति में कार्यवाही से बचाव, ये गलत है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, ये इंक्लूड नहीं है इन 3 नवाचारों में। क्वेश्चन नंबर 32। कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरैयुर डैश का राजनीतिक केंद्र राजधानी था। उरैयुर राजधानी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 चोलों की। चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों में दोस्तों नियंत्रण कंट्रोल किया था और राजधानी बनाया था उरैयुर को। उरैयुर मतलब कि कह सकते हैं तिरुचिरापल्ली को। क्वेश्चन नंबर 33। पंडित अजय चक्रवर्ती पंडित अजय चक्रवर्ती जिन्हें 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, डैश घराने के एक अनुभवी गायक हैं। तो ये आते हैं पटियाला घराने से। पटियाला घराने से आते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2। 2020 में क्या मिला था इनको? पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 34। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या है? व्हाट इज द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर? जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन 3 पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्लोबल वाइड। मतलब कि भूमंडलीय पवन के संचलन का पैटर्न क्या कहलाता है? वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 35। आईसीसी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? आईसीसी का जो फुल फॉर्म होती है ये है ऑप्शन 3 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों पता ही होगा आपको, महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37। मानव विकास रिपोर्ट 2012 से 22 के अनुसार गंभीर बहुआयामी निर्धनता के अंतर्गत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये दोस्तों गलत दिया हुआ है, 2021-22 है ये। ठीक है, 2021-22 के अनुसार करीबी बहुआयामी निर्धनता के अंतर्गत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर बता देता हूँ, ये है 8.8%। 2025 का आपको याद रखना है दोस्तों, पूछेगा अभी 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो भारत की रैंक है वो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई में भारत की रैंक है। एचडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत है 130वें नंबर पे। टॉप पे कौन है? आइसलैंड है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है नॉर्वे और तीसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड। एशिया देशों में भारत से 2 देश आगे हैं। एशिया देशों में मोस्टली भारत से कह सकते हैं 2 देश आगे हैं, एक तो चाइना और श्रीलंका भारत से आगे हैं। चाइना और श्रीलंका दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, श्रीलंका भारत से आगे हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके अलावा भारत से पीछे कौन है? नेपाल भारत से पीछे है, और पाकिस्तान तो सबसे पीछे है। एक भारत के बराबर रैंक है सीडीआई में, भारत के बराबर रैंक है, बांग्लादेश की भी 130 रैंक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो पहली भारतीय महिला का नाम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को दोस्तों 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 39। मूलभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल, बुनियादी और सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए किस वित्तीय वर्ष तक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों, राइट आंसर होगा 2020 में इस पॉलिसी को शुरू किया गया था, और यहाँ पे टारगेट है 2027 तक का। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? कहता है दे आर जस्टिसिएबल, मतलब ये वे न्याय संगत है। ये इसकी विशेषता नहीं है। वे भारतीय संस्कृति का सम्मान करने पर जोर देते हैं, वे प्रकृति में नागरिक और नैतिक दोनों हैं, वे विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। ये सभी ठीक है। विशेषता कौन सी नहीं है? वे न्याय संगत है, ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पूछेगा स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 42। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो उड़ीसा है उसी को बोला जाता था कलिंग। क्वेश्चन नंबर 43। दिसंबर 2022 के महीने के लिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार डैश में न्यूनतम बेरोजगारी 0.9% दर्ज की गई है। तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उड़ीसा में। क्या आएगा? उड़ीसा में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये तो 0.9% थी, लेकिन सबसे बेरोजगारी में अभी करंट में आपको याद रखना है, सबसे अधिक बेरोजगारी दर दोस्तों, सबसे अधिक बेरोजगारी करंट में पूछता है तो ये है हरियाणा में। हरियाणा पिछले कई सालों से बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। अगर 2025 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो आपको याद रखना है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 44। पिपनी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? पिपनी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? स्वराज की दोस्तों मांग की गई थी कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 46। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है? ये आता है, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। 1976 में स्थापना हुई थी दोस्तों, और ये स्थित है नागपुर में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47। भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है? ये अधिनियम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कब पारित हुआ था? 2005 में। 2005 में पारित हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिए।
क्वेश्चन नंबर 48, मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को कहा जाता था खुद कासत। खुद कासत कहा जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, यू श्रीनिवास का किस वाद्यंत्र से संबंध है? यू श्रीनिवास है, रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार ही पूछा है, रिपीट हुआ है, मैंडोलिन से। मैंडोलिन क्या है दोस्तों? एक ये वाद्य यंत्र है, ये बजाते हैं मैंडोलिन, ठीक है, ये मैंडोलिन वादक है। और 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। और 1998 में इनको दिया गया था, 1998 में दिया गया था इनको पद्मश्री। पद्मश्री दिया गया था 1998 में। और 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक सुधार सरकार द्वारा उनकी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किए गए थे? कौन से आर्थिक सुधार? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उदारीकरण आर्थिक गतिविधियों पर राज्य के नियंत्रण को खत्म करने की प्रक्रिया या कह सकते हैं प्रोसेस है, जहां पे कह सकते हैं सरकार प्रतिबंध है जो वो कम कर देती है, इसी को बोला जाता है उदारीकरण। और 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था, अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसके तहत क्या किया गया था? उदारीकरण किया गया था भारतीय इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का। अब उदारीकरण कहता है के तहत शुरू की गए थे कौन कौन से आर्थिक सुधार? पहला, औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। औद्योगिक, कृषि, वित्तीय क्षेत्र में कृषि। दोस्तों कृषि है जहां वो नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा? औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार उदारीकरण के तहत शुरू किए गए कार्य थे, ये कह सकते हैं। औद्योगिक और वित्तीय सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार क्या था? आर्थिक सुधार है ये, जो सरकार द्वारा उनकी उदारीकरण नीति के तहत इनको शुरू किया गया था।